दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण इतिहास का प्रैक्टिस सेट, जो टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये वीडियो टीजीटी पीजीटी इतिहास के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास का प्रैक्टिस सेट संख्या 9। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। देखिए इसमें 4 कथन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कि बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा में विश्वास नहीं करते थे, यानी दोनों ही अनीश्वरवादी धर्म थे। दूसरा कथन है कि बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों ही अनात्मवादी दर्शन हैं। इसके अलावा तीसरा कथन है बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे। चौथा ऑप्शन है, देखिए, बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी आपका सत्य कथन है, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों कर्मवाद के समर्थक थे और इन लोगों का मानना था कि मनुष्य के भावी जन्मों पर उसके सत्कर्मों और दुष्कर्मों का प्रभाव पड़ता है और निर्वाण प्राप्ति इन्हीं कर्मों पर निर्भर करती है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही कथन है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? ऑप्शन है आपके चन्होदड़ो, रोपण, दायमाबाद या फिर धौलावीरा। तो सही उत्तर है, देखिए ऑप्शन डी धौलावीरा। दोस्तों गुजरात के कच्छ जिले में धौलावीरा भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी और यहाँ से स्टेडियम, विशाल जलाशय और खगोलीय पर्यवेक्षणशाला के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुगल कालीन जो है कला साहित्य से संबंधित है। ये निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार बाग की नींव रखी थी? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो सही उत्तर है दोस्तों जहांगीर ने कश्मीर में अनेक बाग लगाए थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और कश्मीर में जो बाग जहांगीर ने लगवाए थे उसमें शालीमार बाग बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा निशात बाग भी जहांगीर का ही है। तो शालीमार बाग कश्मीर में इसकी नींव जहांगीर ने रखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? देखिए ऑप्शन ए है अहिंसा यानी मनसा वाचा कर्मणा, व्यवहार में संयम, सी है सभी के साथ समान व्यवहार और डी है पापों से भय। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका पापों से भय। तो ये जो पापों से भय है ये अशोक के धम्म का सैद्धांतिक पक्ष नहीं है। और अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में अशोक धम्म की व्याख्या करते हैं कि धम्म साधुता, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, व्यवहार में मधुरता, दया, दान और शुचिता है। तो इस प्रकार अशोक के धम्म का सैद्धांतिक पक्ष पापों से भय नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन है विजयालय, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम या फिर राजेंद्र प्रथम। तो सही उत्तर है दोस्तों 9वीं शताब्दी में विजयालय के नेतृत्व में चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ था और विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक शासन किया था। लेकिन दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम को माना जाता है। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं पर इसका उत्तर विजयालय भी देता है। चूँकि विजयालय जो था वो चोलों का जो या चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, लेकिन दोस्तों परांतक प्रथम को
चोलों के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है पाल शासकों ने, चंदेलों ने, सोलंकी ने या फिर राष्ट्रकूटों ने। दोस्तों, माउंट आबू में दिलवाड़ा में कई जैन मंदिर हैं जिनका निर्माण सोलंकी शासक विमल शाह द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा दो जो मंदिर हैं जैन मंदिर, वो दो भाइयों वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था, लेकिन विमल शाह सोलंकी शासक थे, इनके द्वारा माउंट आबू के दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर का प्रथम मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। और माउंट आबू के दो जो दिलवाड़ा मंदिर हैं उनका निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य करवाया गया था और ये मंदिर जैन तीर्थंकरों को समर्पित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? आपको बताना है। तो ऑप्शन है, देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रायगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह करके अपने राज्य को राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही सुदृढ़ और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना लिया था, क्योंकि तत्कालीन युग में लिच्छवी काफ़ी संपन्न माने जाते थे। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न है, मनसब क्या था? ऑप्शन है कार्यालय, ओहदा, जागीर या फिर सिपाही। तो सही उत्तर है दोस्तों, मनसब जो है वो ओहदा या पद होता था। मनसब फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या ओहदा। इसके दो भाग थे, जात और सवार। जात का तात्पर्य व्यक्तिगत पद यानी सेना से और सवार का तात्पर्य घुड़सवारों की संख्या से था। तो दोस्तों, मनसब जो है ये फारसी भाषा का शब्द था और इसका अर्थ ओहदा या पद होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पार्श्व, निर्ग्रंथ, गोशाल, मक्खलपुत्र गोशाल, आजीविक, अजित केशकंबली, बौद्ध। तो दोस्तों, अजित केशकंबली को भौतिकवाद का प्रवर्तक माना जाता है, तो ये बौद्धों से संबंधित नहीं है। तो देखिए, अजित केशकंबली बौद्ध से नहीं बल्कि भौतिकवाद से संबंधित हैं। मक्खलपुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और पार्श्वनाथ जो हैं ये निर्ग्रंथ संप्रदाय यानी जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 आपके सही हैं, ऑप्शन 3 जो है सही नहीं है। तो देखिए, 1 और 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराना है और इसके आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, वैदिक पदावली हैं और उनका अर्थ। तो मुनि, दोस्तों मुनि कौन होते हैं वैदिक पदावली में? तो मुनि ऐसे पावन पुरुष होते थे जो निःशब्द यानी मौन रहते थे। उद्गात्री जो होते थे, सामवेद को ज्ञाता ऋषि को उद्गात्री कहा जाता था। इसके अलावा पुरुष जो हैं ये आद्य पुरुष को कहा जाता था और आर्यमाण विवाह का संरक्षक होता था। तो सही सुमेलन आपका इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। एक बार फिर से दोहराते हैं, मुनि जो होते थे दोस्तों ये पावन पुरुष जो निशब्द रहते थे। उद्गात्री सामवेद के ज्ञाता ऋषि को कहा जाता था। पुरुष जो हैं आद्य पुरुष को और आर्यमाण विवाह का संरक्षक होता था। और इस आधार पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? आपको बताना है। देखिए, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद गद्य में है, सही है। कठ उपनिषद प्राचीन उपनिषद है, ये सही नहीं है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, आस्था से नहीं, ये भी सही है। और उपनिषद तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, कठ उपनिषद प्राचीन उपनिषद है, ये आपका सही नहीं है। क्योंकि बृहदारण्यक, छांदोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, कौशितकी, ईश आदि उपनिषद बहुत प्राचीन माने जाते हैं। कठ उपनिषद जो है ये बाद के समय का है। और दोस्तों कठ उपनिषद इसमें यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन किया गया है। तो कठ उपनिषद प्राचीन उपनिषद है, ये आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोजा और उसका अध्ययन किया? देखिए, के एन शास्त्री,
वी के थापर, आर साम शास्त्री और जेम्स फर्ग्यूसन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर साम शास्त्री। रुद्रपत्तम साम शास्त्री, इन्होंने दोस्तों सबसे पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र को खोजा था और उसका अध्ययन किया। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं और 6000 श्लोक हैं। डॉक्टर साम शास्त्री द्वारा सबसे पहले वर्ष 1909 में इसका प्रकाशन करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा को देवराज के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कनिष्क, गौतमी पुत्र सातकर्णी, अशोक या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देवराज के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने परम भट्टारक की भी उपाधि धारण की थी। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को देवगुप्त, देवराज और देवश्री के नाम से भी जाना जाता था और इसने परम भट्टारक महाराज की उपाधि भी धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में हाथी गुम्फा अभिलेख उत्कीर्ण हैं? ऑप्शन है आपके प्राकृत, पाली, संस्कृत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्राकृत। दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख, देखिए दोस्तों कलिंग के चेद वंश से संबंधित शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है और खारवेल के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है रामगुप्त से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त प्रथम से या स्कंदगुप्त से। तो सही उत्तर है दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख। देखिए कुमारगुप्त प्रथम जिसका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी है, ये गुप्त वंश का शासक था जो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था और बांग्लादेश में दिनाजपुर जिले के दामोदरपुर नामक स्थान से कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के ताम्रपत्र मिले हैं जिसमें कि स्थानीय प्रशासन का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? ऑप्शन है बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जो है इसका निर्माण औरंगजेब ने 1678 में औरंगाबाद में अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया था और इसे बीबी का मकबरा, द्वितीय ताजमहल या फिर दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है और बीबी का मकबरा ताजमहल का बेढंगा जो है उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला ने विद्रोह किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया, बलवन या अलाउद्दीन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों हाजी मौला का विद्रोह जो हुआ था ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था और कोतवाल पद के चुनाव में अपनी उपेक्षा से वो नाराज था और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंभौर अभियान पे था तो हाजी मौला ने दिल्ली में विद्रोह कर दिया था, हालांकि उसके विद्रोह को दबा दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1479, देखिए ये डेट है 1479 में अधिगृहित कर लिया था? आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य था जिसको दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1479 में अधिगृहित कर लिया था। तो दोस्तों बहलोल लोदी ने वर्ष 1479 में जौनपुर के शर्की सुल्तान हुसैन शाह को पराजित करके जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जौनपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य विख्यात मामल्लपुरम स्थल पर उत्कीर्ण नहीं है? ऑप्शन है किरात के छद्मवेश में शिव, गंगावतरण, श्वेपदी का चीरहरण या फिर अर्जुन की तपस्या।
दोस्तों पल्लव शासकों के द्वारा मामल्लपुरम में मंदिरों का निर्माण कराया गया। यहाँ पे जो मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं उसमें गंगावतरण यानी गंगा का पृथ्वी पर अवतरण, किरात के छद्मवेश में शिव, अर्जुन की तपस्या उल्लेखनीय है। श्वेपदी के चीर हरण का अंकन यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है कि ये जो दृश्य है श्वेपदी का चीर हरण, इस दृश्य का मामल्लपुरम स्थल या मामल्लपुरम मंदिरों में उत्कीर्ण इसको नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। भीलसा विदिशा, कान्यकुब्ज कानपुर, प्रतिष्ठान पैठण, अस्थाणवीश्वर थानेश्वर। दोस्तों देखिए इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों कान्यकुब्ज जो है ये कन्नौज का प्राचीन नाम है, न कि कानपुर का, और कान्यकुब्ज को नगर महोदया भी कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। कान्यकुब्ज कन्नौज का प्राचीन नाम है। दोस्तों विदिशा को भीलसा भी कहा जाता था, पैठण को प्रतिष्ठान और अस्थाणवीश्वर थानेसर का नाम था। तो सही उत्तर है कान्यकुब्ज कानपुर। ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि कान्यकुब्ज कन्नौज का प्राचीन नाम था और कन्नौज को महोदया या नगर महोदया भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी राज्यसभा में हेलियोडोरस एक राजदूत के रूप में आया था? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, भागभद्र, चंद्रगुप्त मौर्य या रुद्रदामन। दोस्तों हेलियोडोरस जो था ये तक्षशिला के यवन शासक एंटियोलकीडस का राजदूत बनकर शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था। शुंग शासक जो था ये 5वां शुंग राजा काशीपुत्र भागभद्र था और ये हेलियोडोरस जो था ये भागवत धर्म का अनुयायी था और इसने विदिशा में विष्णु को समर्पित एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हेलियोडोरस जो है ये शुंग शासक 5वें शुंग शासक काशीपुत्र भागभद्र के राजदूत के रूप में भारत में था। अगला प्रश्न है किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी? ऑप्शन देखिए दायमाबाद, मिर्जापुर, पल्लवरम या फिर सोहन घाटी। तो सही उत्तर है दोस्तों भूवैज्ञानिक प्रागैतिहासिक कालीन भूवैज्ञानिक जो हैं रॉबर्ट ब्रूस फूटे द्वारा 1863 में पल्लवरम दक्षिण भारत में पल्लवरम में दोस्तों प्रथम पूर्व पाषाणिक स्थल की खोज की गई थी। तो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पल्लवरम में की गई थी जो कि दक्षिण भारत में मद्रास के निकट है। अगला प्रश्न है पौमचरियम। देखिए पौमचरियम निम्न में से किस एक से संबंधित है? ऑप्शन है आपके भारतीय वनस्पति और प्राणी जात का विवरण, रामायण का एक जैन भाषांतर, एक दास पुरुष और एक स्त्री की प्रेम कथा, निर्वाण के प्रश्न का एक बौद्ध विवरण। तो सही उत्तर है पौमचरियम रामायण का एक जैन भाषांतर संबंधित है। दोस्तों पौमचरियम या जिसको कि पद्मचरित कहा जाता है रामायण का एक जैन भाषांतर है जिसकी रचना स्वयंभू के द्वारा की गई है और जैन धर्म के लिए राम के लिए पद्म शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो पौमचरियम है पद्मचरित का अपभ्रंश जो है अपभ्रंश में नाम है। तो ये अपभ्रंश भाषा की रचना है पौमचरियम जिसकी रचना स्वयंभू ने की थी और ये रामायण का एक जैन भाषांतर माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए दुर्गर जो है प्राचीन राज्य जम्मू में है, कामरूप जो है असम में है और तिगर्त जो है जालंधर से संबंधित है। तो यहाँ पर ए का दूसरा, बी का पहला और सी का तीसरा। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था आपको बताना है। ऑप्शन है बाणभट्ट, वत्स भट्ट, हरिशेन या वीरसेन। दोस्तों मंदसौर अभिलेख का रचनाकार वत्स भट्ट था। देखिए इसमें दशपुर यानी पश्चिमी मालवा के तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है और यशोवर्मा विष्णुवर्धन जो है एक शासक था यशोवर्मा या विष्णुवर्धन, इसके तिथि रहित मंदसौर पाषाण स्तंभ लेख का रचयिता वासुल था।
वासुल जो था दोस्तों ये मंदसौर अभिलेख का रचयिता था, लेकिन मंदसौर अभिलेख एक है जिसके रचनाकार वत्स भट्ट थे। इसमें 10 पुर यानी पश्चिमी मालवा के तंतुआय श्रेणी का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? ऑप्शन है विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र या दिव्यावदान। दोस्तों बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना गया है। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है जो चंद्रगुप्त को क्षत्रिय स्वीकार करता है। इसके अलावा पुराण और मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण या अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों निम्न कुल का माना गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानने वाला जो है बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं, जिसमें दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें चंद्रगुप्त को क्षत्रिय माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मध्यकालीन राजनीतिक विचारों द्वारा प्रतिपादित अदल का सिद्धांत क्या व्यक्त करता है? ऑप्शन है नैतिकता, न्याय, अभिजात वर्ग या फिर धार्मिक दायित्व। तो सही उत्तर है दोस्तों न्याय से संबंधित है अदल। अदल जो है अरबी भाषा का अदल होता है, इसका तात्पर्य न्यायप्रिय से होता है और अदल का सिद्धांत जो है आपके न्याय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जैन संत जम्बूजी को भू अनुदान प्रदान किया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर इब्राहिम लोदी। तो सही उत्तर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी गैर मुस्लिम प्रजा के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया। उसने जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी से आधी रात तक बात की और जम्बूजी को भू अनुदान प्रदान किया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया था? दोस्तों किताबुल हिंद या तहकीके हिंद जो है इसकी रचना अल-बरूनी ने अरबी भाषा में की थी और सबसे पहले ई.सी. सचाऊ। दोस्तों ई.सी. सचाऊ एक विद्वान रहे, इन्होंने किताबुल हिंद का अल-बरूनियस इंडिया नाम से किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद ई.सी. सचाऊ ने किया था। अगला प्रश्न है देखिए, किसने तुर्की अमीर एतगीन को नियुक्त करने के लिए नायब का पद बनाया था? ऑप्शन देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर बहराम। तो दोस्तों रजिया के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठा और सुल्तान पर नियंत्रण के लिए तुर्क अधिकारियों ने नायब ए मुमलकत का नया पद सृजित किया और इस पद के लिए सर्वप्रथम एतगीन की नियुक्ति की गई। तो सही उत्तर है बहराम ने दोस्तों तुर्की अमीर एतगीन को नियुक्त करने के लिए नायब का पद बहराम शाह के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आपको बताना है। ऑप्शन है रामानुज, देखिए ऑप्शन है आपके रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य या फिर कबीर। तो सही उत्तर है दोस्तों चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के नादिया ग्राम में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के उपासक थे। इन्हें आधुनिक वैष्णववाद अथवा गौड़ीय वैष्णव मत का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि संपादित की थी? ऑप्शन है हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, बेलेजली या फिर डलहौजी। तो सही उत्तर है दोस्तों टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि कार्नवालिस के साथ हुई थी। एक तरफ टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ कार्नवालिस, और ये संधि दोस्तों इस संधि के द्वारा टीपू को अपने आधे राज्य से हाथ धोना पड़ा था और टीपू के 2 पुत्र कार्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, के वीरेशलिंगम, के एन नटराजन या फिर एम.जी. रानाडे। तो सही उत्तर है के एन नटराजन। दोस्तों के एन नटराजन ने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, 1840 में पूना में परमहंस सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बाल शास्त्री जाम्भेकर, महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी और दादोबा पांडुरंग तरखेड़कर ने। तो सही उत्तर है दादोबा पांडुरंग तंखेड़कर और दुर्गाराम मेहता जी ने
जो है परमहंस सभा की स्थापना की थी। दोस्तों 1840 में दादोबा पांडुरंग खंडेलकर ने पूना में परमहंस सभा की स्थापना की और पांडुरंग जो थे महाराष्ट्र के समाज सुधारक और भाषाविद थे और वो आत्माराम पांडुरंग के भाई थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चार्ल्स मेटकाफ भारत का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा था? 1835-36, 1839-40, 1837-38 या फिर 1832-33? तो सही उत्तर है दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। उसने समाचार पत्रों पर से सभी प्रतिबंध हटा लिए थे और मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाजा, देखिए बुलंद दरवाजा, अनूप तालाब, किला ए कोहना और पंचमहल। तो सही उत्तर है किला ए कोहना फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। दोस्तों 1542 में शेरशाह सूरी ने किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण दिल्ली के पुराने किले के भीतर करवाया था। शेष बुलंद दरवाज़ा, अनूप तालाब और पंचमहल ये फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। किला ए कोहना नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही कालक्रम है? आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अस्थाई कारखाना स्थापित किया सबसे पहले। उसके बाद 1639 में मसवस में अंग्रेजों ने एक किलाबंद कोठी बनाई। उसके बाद 1651 में हुगली में और फिर 1690 में सूतानाती में उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो सही उत्तर ऑप्शन डी सूरत, मसवस, हुगली और सूतानाती ये भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? ऑप्शन है अरविंद घोष का पत्र वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका या सतीश चंद्र मुखर्जी की डान पत्रिका। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी। देखिए कृष्ण कुमार मित्र की जो है साप्ताहिक पत्रिका जो संजीवनी थी दोस्तों, उसके द्वारा जो है लॉर्ड कर्जन के समय में जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, इसके विरोध में सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साहित्य सूफी साहित्य का अंग है? तबकात ए नासिरी, खैर उल मजालिस, रहला या फिर फुतूह उस सलातीन? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी खैर उल मजलिस। दोस्तों शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने तौहीद वजूदी की रचना की। खैर उल मजालिस इनके कथनों का संग्रह है। इसके अलावा रहला की रचना इब्न बतूता ने की थी। तबकात नासरी की रचना मिनहास उस सिराज ने की और फुतूह उल सलातीन की रचना ईसामी ने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर खैल उल मजलिस जो है ये सूफी साहित्य का अंग है। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य में पुलिस का वेतन निम्नलिखित में से किस में से दिया जाता था? ऑप्शन है वेश्यालयों से होने वाली आय से, सामान पर लगने वाले कर से, भू राजस्व से या मदिरा की दुकानों से होने वाली प्राप्ति से। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए विजयनगर राज्य में पुलिस का वेतन वेश्यालयों से होने वाली आय द्वारा दिया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भवन में चतुष्केंद्रीय जो है मेहराब का एक प्रमुख वस्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है अलाई दरवाज़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, फतेहपुर सीकरी में भवन और चित्तौड़ दुर्ग। तो सही उत्तर है अलाई दरवाज़ा। देखिए अलाई दरवाज़ा का निर्माण 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और इसमें ट्यूडर मेहराब या चतुष्केश्वी मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में प्रयोग हुआ है। तो सही उत्तर है दोस्तों अलाई दरवाज़ा में चतुष्केश्वी मेहराब का जो है वास्तु तत्व प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? गुलबदन बेगम अकबर, अब्दुल हमीद लाहौरी जहांगीर, खफी खां शाहजहां या फिर जेबुन निसा बहादुर शाह दुती? ये प्रश्न कठिन है दोस्तों।
आइए जान लेते हैं। देखिए, इसमें जो है आप समझ सकते हैं कि गुलबदन बेगम ने अकबर के काल में हुमायूं नामा की रचना की थी। इसके अलावा अब्दुल हमीद लाहौरी जो था दोस्तों, इसने शाहजहां के काल में, अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के शासनकाल में पादशाह नामा की रचना की थी। खफी खां ने औरंगजेब के समय में, खफी खां ने शाहजहां नहीं बल्कि औरंगजेब के समय में मुंतखब उल लुबाब की रचना की। और जेबुन निसा जो थी ये औरंगजेब की बड़ी पुत्री थी और वह मखफी उपनाम से कविताएं लिखती थी। ये बहादुर शाह दूती से संबंधित नहीं है, अब्दुल हमीद लाहौरी जहांगीर से संबंधित नहीं है और खफी खां जो है ये शाहजहां से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, गुलबदन बेगम ने अकबर के शासनकाल में हुमायूं नामा लिखी थी, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी? ऑप्शन है गायकवाड़, सिंधिया, भोसले या फिर होलकर। तो सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली को जो है उसने पेशवा ने 1802 में, भोसले ने 1803 में, सिंधिया ने 1804 में स्वीकार किया था। लेकिन होलकर जो है सबसे लास्ट में यानी 1805 में इन लोगों ने सहायक संधि को स्वीकार किया। दोस्तों, भारत में सहायक संधि का प्रारंभकर्ता लॉर्ड वेलेस्ली माना जाता है और मराठा राज्यों में होलकर ने सबसे अंत में सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागर शैली के स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन देखिए, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर या फिर पट्टदकल मंदिर ऐहोल। तो सही उत्तर है दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर जो है इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था और ये नागर शैली के मंदिरों का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। अगला प्रश्न है, 1420 के लगभग विजयनगर पहुंचने वाला वेनिस का यात्री जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था वो कौन था? तो दोस्तों, वेनिस का यात्री निकोलो कोंटी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। निकोलो कोंटी विजयनगर पहुंचने वाला प्रथम विदेशी यात्री था और निकोलो कोंटी दोस्तों देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420-21 में सपत्नीक भारत पहुंचा था और उसके अनुसार दासों के क्रय विक्रय को वेशवाग कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? ऑप्शन है 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो सही उत्तर है दोस्तों 1935 का एक्ट। जो 1935 का जो भारतीय शासन एक्ट है इसमें संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया गया और गवर्नर जनरल यहाँ पर शासन सत्ता का केंद्र बिंदु होता था और वो भारत के भी प्रति उत्तरदायी नहीं था, इसलिए जनप्रतिनिधियों के प्रभावी होने की संभावनाएं समाप्त हो गई थी। इसलिए इस अधिनियम को संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत पर आधारित माना जाता था। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर है दस्तक जो है दोस्तों ये निःशुल्क पारपत्र अथवा शुल्क मुक्त व्यापार होता था और 1717 में फर्रुखसियर ने बंगाल में ब्रिटिश कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार के लिए दस्तक जारी किया गया था और जिसका ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपने निजी व्यापार के लिए दुरुपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का अग्रदूत कौन नहीं था? ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, उलगुलान या फिर अहोम विद्रोह। तो दोस्तों देखिए, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में हुआ था, अहोम विद्रोह 1828 से 1833 के बीच हुआ था, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में हुआ था और दोस्तों उलगुलान दोस्तों ये 1857 के विद्रोह में ये मतलब देखिए सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह और अहोम विद्रोह ये 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में हुए थे। लेकिन उलगुलान जो है ये मुंडा विद्रोह से इसका संबंध है जो 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। इसका नायक बिरसा मुंडा था, इसलिए उलगुलान को दोस्तों 1857 के विद्रोह का अग्रदूत नहीं माना जा सकता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं?
तो सही उत्तर है दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग पर पुस्तकें लिखी हैं और इन्होंने 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग भी लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1908 में लीग के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव हुआ था? ऑप्शन है नवाब सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खान, आगा खां और सैयद अमीर अली। इनमें से किसका जो चुनाव हुआ था 1908 में मुस्लिम लीग के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में? दोस्तों 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और 1908 के अमृतसर अधिवेशन में आगा खां को इसका अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीयों को कंपनी की सेवा में न लेने की नीति का परित्याग किसने किया? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, एमहर्स्ट, बेंटिक या फिर कैनिंग। तो सही उत्तर है 1833 के चार्टर अधिनियम की धारा 87 के अंतर्गत जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो बेंटिक के समय से दोस्तों भारतीयों को कंपनी की सेवा में न लेने की नीति को छोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न है 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन देखिए गुजरात, बंगाल, राजपुताना या फिर छोटा नागपुर। तो सही उत्तर है छोटा नागपुर क्षेत्र में दोस्तों कोल विद्रोह हुआ था, जो 1829 से 1839 ईस्वी और 1844 से 1848 ईस्वी का। इसका प्रमुख कारण चावल से शराब उत्पादन पर शुल्क लगाना था और इस आंदोलन के प्रमुख नेता बुद्धो भगत और गंगा नारायण थे। तो याद रखिए कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले वायसराय कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव पारित करने वाले या प्रस्तुत करने वाले वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस से सहयोग प्राप्त करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव रखा, जिसमें युद्ध के बाद प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री सभा के गठन की बात की गई थी और कांग्रेस और लीग ने दोनों ने ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है, प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू किया गया था? तो सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। और एक फैक्ट देखिए, द्वैध शासन या प्रांतों में द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजगोपालाचारी योजना के बारे में क्या सही है? राजगोपालाचारी योजना या CR फार्मूला इसको कहा जाता है। दोस्तों 10 जुलाई 1944 को सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते के लिए एक योजना प्रस्तुत की, लेकिन जिन्ना सहित विभिन्न कांग्रेसी नेताओं ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए सही कथन है कुछ कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया था। हिंदुओं को इसमें बहुत सुविधाएं दी थी, ये गलत है। मुस्लिम लीग को अलग रखा गया, गलत है। और उपरोक्त सभी सत्य हैं, ये भी गलत है। तो राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही ये है कि कुछ कांग्रेसियों ने इस योजना का विरोध किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने थे? पूर्व बंगाल और असम, बंगाल और उड़ीसा, उड़ीसा और बिहार या फिर सभी राज्य बने? तो सही उत्तर है दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 में करजन के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। हालांकि उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया। तो सही उत्तर है बंगाल विभाजन के बाद दोस्तों उड़ीसा और बिहार राज्य बने थे। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन का क्या परिणाम निकला? ऑप्शन है कांग्रेस ने विरोध किया, लीग ने समर्थन किया, गांधी जी ने स्वागत किया या सभी गलत हैं। तो सही उत्तर है कांग्रेस ने विरोध किया। दोस्तों क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 के अंतर्गत भारत को राष्ट्रमंडल से अलग होने और संविधान का निर्माण करने का अधिकार मिला था। हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। गांधी जी ने इन प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था।
तो क्रिप्स मिशन का परिणाम ये जो है ऑप्शन ए सबसे सटीक है कि कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है कौन समाजवादी पार्टी से संबंधित था। ऑप्शन है मालवीय, गोखले, तिलक या फिर भगत सिंह। तो दोस्तों मालवीय, गोखले, तिलक ये सभी कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे, जबकि भगत सिंह समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। भगत सिंह ये क्रांतिकारी थे और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से क्रांतिकारी संगठन जो है इससे ये जुड़े हुए थे और 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। तो भगत सिंह समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट से माना जाता है। 1861, 1892, 1909 या फिर 1919। तो सही उत्तर है वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया था। दोस्तों डलहौजी की गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। सही उत्तर है 3। ये श्रेणियां जो थीं उसमें ये था वे राज्य जिनके निर्माण में अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान था और इन राज्यों में गोद प्रथा पर पूर्ण पाबंदी थी। दूसरे अधीनस्थ राज्य थे जिन्हें गोद लेने से पहले सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी और तीसरे देसी राज्य थे जो गोद लेने की या गोद प्रथा अपनाने के लिए स्वतंत्र थे। तो सही उत्तर है गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसान सा है। अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष में लागू किया गया था। ऑप्शन है 1790, 1793, 1799 या फिर 1758। तो सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 में दोस्तों बंगाल में भू राजस्व के लिए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया था और इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी मुख्य घटना को लेकर द्वितीय अफगान युद्ध घोषित हुआ था। ऑप्शन है रूसी राजदूत का स्वागत, अंग्रेजों द्वारा क्वेटा पर अधिकार, अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना। दोस्तों लिटन या लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के अमीर शेर अली को काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंट रखने के लिए बाध्य किया, जिसे शेर अली ने अस्वीकृत कर दिया था और इसके परिणामस्वरूप द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 तक हुआ और इस युद्ध के पश्चात गंडमक की संधि 1789 की गई थी और द्वितीय अफगान युद्ध अंग्रेजी राजदूत या ब्रिटिश रेजिडेंट रखने के लिए मान्य या मना करने पर शेर अली ने अस्वीकृत किया था इस प्रस्ताव को, जिसके कारण द्वितीय अफगान युद्ध शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये था टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों कल से हम लगातार कई सारे मॉडल पेपर आपके लिए तैयारी के लिए रिवीजन के लिए प्रस्तुत करेंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। और किसी प्रश्न के संबंध में कोई शंका या संदेह हो तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।